Same to you, Yes, sir. sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you बेटा. Same to you, sir. Thank you. Thank you everybody. Thank you. इसको थोड़ा सा ग्रुप में मैथ का लिंक कौन भेजा है? फिजिक्स पढ़ाई गए. बोर्ड पूरा दिख रहा है बेटा? फिजिक्स में था. यस सर. ठीक. यस सर. अच्छा Yes, sir. तो थोड़ा सा इसको ठीक. कल बेटा मैंने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया था, याद दिलाओ थोड़ा. सर्कुलर लूप. सर्कुलर करंट लूप हो गया था. यस सर. हो गया था. तो आज बेटे यस सर, वो हो गया. इलेक्ट्रोमैग्नेट भी तो डिस्कस किया था, पूरा नहीं हुआ था. सर सोलेनाइड हो गया था. सोलेनाइड इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं हुआ था. हुआ था सर. यू वाला बताया था सर. मैग्नेट. हाँ हाँ हाँ, तो हो तो गया था वो. ठीक है, आज देखते हैं यस बेटा सर. वो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट और अ बार मैग्नेट. जैसे जो एक नेचुरल मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, और फिर एक आपने देखा कि एक सॉफ्ट आयरन कोर्स के ऊपर में अगर हम कॉपर वायर को रैप करके करंट फ्लो कराएं, देन जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनता है. उस इलेक्ट्रोमैग्नेट और बाकी जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, उनमें व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस, ये पूछा जाता है आपसे. राइट एनी 2 or 3 मेजर डिफरेंसेस बिटवीन परमानेंट और बार मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट. आपका ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. टेम्परेरी मीन्स क्या? विच इज नॉट फॉरएवर, जो हमेशा के लिए ना हो. तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या देखा, जैसे करंट को फ्लो कराओगे तो वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा. अगर करंट को स्विच ऑफ कर लोगे, उसका मैग्नेटिज्म जीरो हो जाएगा. मीन्स अगर वो करंट है तो मैग्नेट है, करंट नहीं है तो नथिंग्स. तो उस केस में हम उसे टेम्परेरी मैग्नेट कहेंगे. तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखते हैं आज. तो जैसे उन पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए हमने सपोज यहाँ एक साइड में परमानेंट मैग्नेट ले लिया. परमानेंट मैग्नेट, इसको आप बार मैग्नेट भी कह सकते हो. बार मैग्नेट, ठीक है. और सेकंड वन, आप जो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? तो इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट विच वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट. करेंट के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट को जो शो करती है, उस पे वर्क्स करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो क्या इनमें डिफरेंसेस हो सकता है? आप इनको एक आध पॉइंट जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको आप देख लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने क्या देखा कि जो भी बार मैग्नेट होगा, इस तरह का जो मैग्नेट है, उसका मैग्नेटाइजिंग पावर विल बी वेरी वीक. वो एक कमजोर, बहुत ही कम ताकत का मैग्नेट होगा. उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर काफी कम होगी. डेफिनेटली निकिल के कोबाल्ट एटसेट्रा को अट्रैक्ट तो करेगा, बट बहुत ही कम ताकत के साथ करेगा. मींस जो अट्रैक्टिव फोर्स वो एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी वेरी लेस, बहुत ही छोटा होगा. मीन्स हम कह सकते हैं दे आर वेरी वीक.
वे बहुत ही कमजोर, दे आर वेरी वीक। वीडियो हैज लैगिंग। या दे पॉसेस कह सकते हैं, दे पॉजेज वेरी वीक मैग्नेटाइजिंग पावर। मैग्नेटाइजिंग पावर, उनकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर है वो बहुत ही वीक होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या होगा, स्ट्रांग होगी। आप करंट ज्यादा ले लोगे, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा ले लोगे, और आप मोटे वायर से बनाओगे, अच्छे मटेरियल का बना होगा, तो उसकी मैग्नेटाइजिंग पावर काफी ज्यादा होगी। कह सकते हैं Electromagnet can produce they very have strong magnetic force. strong मैग्नेटाइजिंग पावर, They या possess very मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते strong हैं। magnetizing power. हाँ, मैग्नेटाइजिंग पावर, इनकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर होगी ज्यादा होगी, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी इनसे। सेकेंड पॉइंट हम याद रख सकते हैं बार मैग्नेट में, कि इनके जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जैसे मान लो हमने ये बार मैग्नेट बेटा ले लिया, ये सपोज नॉर्थ पोल है और सेकेंड वन ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब आप कुछ भी करके इनके पोल को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। आप कभी भी जब इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो जो नॉर्थ पोल है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा, कभी उल्टे और डायरेक्शन में। उसमें सर चेंज हो जाएगा ना? हाँ, अभी बताते हैं, डोंट वरी। तो आप परमानेंट मैग्नेट में आपने क्या देखा, इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी मींस, एनी हाउ, किसी भी तरह से आप कोशिश कर लो, इसकी पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पोलैरिटी होती है उसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो बाय डिफॉल्ट सेटेड रहता है, उसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो आप सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, दियर मीन्स परमानेंट मैग्नेट्स की दियर पोलैरिटी मीन्स उनके पोल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने क्या देखा था कि जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे रहे थे तो जो पहले नॉर्थ पोल हुआ करता था वो कौन सा पोल बन जाता, साउथ पोल, साउथ पोल, और जो साउथ पोल रहता वो नॉर्थ पोल बन जाता। और नॉर्थ पोल। तो यानी कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। इट इज द मेजर डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट, मेजर डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या कि इसकी पोलैरिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सेकंड पॉइंट देखें, इट्स polarity can be changed, कैसे? by reversing the direction of current in its coil, उसकी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है डायरेक्शन को हमने अगर चेंज कर दिया तो डेफिनेटली पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को इसमें बेटा? सर परमानेंट सर एक बार नहीं होगा, उसका रीजन क्या क्या बेटा? क्या कैसे चेंज हो जाएगा? आप क्या? सर परमानेंट में चेंज नहीं होता है, उसका रीजन क्या है?
हाँ, परमानेंट में बेटा रीजन ये है चेंज नहीं होने का, क्योंकि जो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो आप देख तो सकते नहीं, ये आपने मैग्नेट लिया तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, ओरिएंट रहते हैं, उनका एक अपना डाइपोल मोमेंट होता है, वो जिस डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट वो सेट है उसको चेंज करना, मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को आप हम नहीं चेंज कर सकते हैं, चाहे उसको हम तोड़ें, उसको हम हैमरिंग करें, कुछ भी करें, उसमें हम डिफेक्ट नहीं ला सकते हैं, इसलिए जो इंड नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन हमको मिलता है, क्या, करंट की डायरेक्शन को चेंज करके हम पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। एनी ट्रबल, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जैसे हमने एक अगला पॉइंट भी इसमें जिक्र करना हमने चाहा, और क्या डिफरेंस हो सकता है? जैसे हमने यहाँ पे ये कहा सर। हाँ बोलो सर, ये करें, मान लीजिए कोई बिग बार मैग्नेट है और हाँ। कोई स्मॉल बार मैग्नेट है, तो जो उसका मतलब मैग्नेटिक होगा वो मतलब स्ट्रॉन्ग होगा उससे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, जो मैग्नेट जितना ही ज्यादा बड़ा आप मैग्नेट लेंगे, ठीक है, वो दो चीज पे डिपेंड करेगा। देखो, एक तो अगर बड़ा मैग्नेट है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब डाइपोल मोमेंट एक थोड़ा सा हायर क्लास का टर्म आ रहा है, हम उसको नहीं ज्यादा आपको डीप में ले जाना चाह रहे हैं, बस सिर्फ इतना जानिए कि अगर बड़ा मैग्नेट है तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वो ताकतवर होगा, ज्यादा फोर्स से अटैक करेगा निकल, कोबाल्ट और आयरन नेल्स को। लेकिन अगर छोटा है तो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड थिंग्स, यस सर, तो ये इसका हुआ। अब जैसे हम देखें एक और डिफरेंस जान लिया जाए, ये तो हमने कहा कि कोई भी अगर मैग्नेट है तो कंपैरेटिवली उसकी जो मैग्नेटाइजिंग पावर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से काफी वीक है, मींस कमजोर है। अब मैं कह रहा हूं कि क्या किसी आपके पास जो मैग्नेट दे दिया गया, ये हमने मैग्नेट बाजार से मैंने खरीद लिया, क्या हम इसके मैग्नेटाइजिंग पावर को कम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो अब यदि वो नेचुरल मैग्नेट है, अगर वो परमानेंट मैग्नेट है, तब उसके मैग्नेटाइजिंग पावर को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट बढ़ाना घटाना आपके हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मान लीजिए हमने उस पे जो कॉइल लपेट रखे थे उनके नंबर्स ऑफ टर्न्स को मैंने ज्यादा कर लिया, जो करंट बढ़ा उसमें फ्लो हो रही थी उस करंट के एम्पियर को मैंने ज्यादा कर दिया। आपने जो उसमें कोर मटेरियल्स डाल रखे थे आपने उसके जगह पे उससे भी अच्छा मतलब कोर मटेरियल आपने डाल दिया, उस पे आपने लपेट लिया। तो सब कुछ करके हम इनके मैग्नेटाइजिंग पावर को बढ़ा सकते हैं कि नहीं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटाइजिंग पावर को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहे जितना हम बढ़ा लें, लेकिन अगर परमानेंट मैग्नेट है तो इसके मैग्नेटाइजिंग पावर को बढ़ाना हमारे बस में नहीं है। तो हम एक डिफरेंस भी देंगे, द मैग्नेटाइजिंग पावर या मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते थे, द मैग्नेटाइजिंग पावर of these magnets cannot be increased, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इसमें थर्ड पॉइंट आप दे दीजिए, बाई इंक्रीजिंग क्या चीज, करेंट की वैल्यू को आप इंक्रीज करा दो,
number of in turns, coil. number of turns यानी कि n, etc फॉर मटेरियल का भी जिक्र कर सकते थे। by increasing current, number of turns, etc, we can increase the magnetizing power, increase the magnetizing power of electromagnets। ठीक है, इस तरीके से हम इन मेजर डिफरेंसेस को दिमाग में रखेंगे और इससे आगे इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाता है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। सर जो परमानेंट में लिखवा है उसका तीसरा रीजन क्या है, जो तीसरा पॉइंट है उसका? परमानेंट में बेटा हमने ये दिया है कि द मैग्नेटाइजिंग पावर ऑफ दीज मैग्नेट्स मींस परमानेंट मैग्नेट्स के जो मैग्नेटाइजिंग पावर है, मींस उनका जो मैग्नेटाइजेशन है, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। ओ स्पेलिंग थोड़ा सा पढ़ोगे, इंक्रीज्ड। सर इसमें क्या दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट में थर्ड पॉइंट में? और इलेक्ट्रोमैग्नेट में लाइन कह रहा है, सुन लीजिए, ये तो कह रहा है कि हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। ये कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग करंट, करंट की वैल्यू बढ़ाकर, नंबर ऑफ टर्न्स जो लपेटे गए हैं उनको बढ़ाकर, वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के पावर को बढ़ाया जा सकता है ऐसा करके। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट का दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेकेंड पॉइंट है कि इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज। पोलैरिटी मींस क्या? वही जो नॉर्थ साउथ, जो नॉर्थ है उसको साउथ में और साउथ को नॉर्थ में कर सकते हैं। कैसे? बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। उस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन को उल्टा करके। और उल्टा कैसे करेंगे? तो जहां बैटरी से आपने जोड़ा है ना उस कॉइल को, उसके पोल को चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से कर देंगे, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होगी बाय द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल, हम कह सकते हैं कि अब उसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, नॉर्थ वाला साउथ बन जाएगा। सर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में? हाँ बिल्कुल, नेचुरली मैग्नेट से बिल्कुल भाई। जो मैग्नेट ज्यादा मैग्नेटाइजिंग पावर को एक्सेस करेगा उससे निकलने वाली फील्ड लाइंस भी ज्यादा संख्या में होगी, है ना? यस सर। और पास होगी, क्लोज होगी। ओके सर। कहीं भी जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी। जैसे मान लो अगर ये परमानेंट ही मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल, तो हम इस बात को कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स पोल रीजन, जैसे दो पोल हुए ना, तो पोल के पास में यहाँ पे और फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। यहाँ वीक होगा, यहाँ भी वीक होगा और इधर स्ट्रांग होगा, यहाँ भी वो स्ट्रांग होगा। जब आप फील्ड लाइंस बनाओगे, ध्यान से देखो, ऐसे होंगी। इस तरह से निकल रही है ना। अब ध्यान दीजिए, इस रीजन में ये पास है कि नहीं, क्लोज्ड है, और यहाँ पे दूर है। तो जहाँ पे फार अपार्ट फील्ड लाइंस काफी दूर है, नेचुरली वहां पर वीक फील्ड होगा और इनके पोल पर आकर के वो कंप्रेस्ड हो जाती है, काफी पास रहती है, कंजेस्टेड रहती है, इस यानी कम एरिया में ज्यादा रहती है।
यानी इनकी डेंसिटी, उन फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां ज्यादा होगी वहां स्ट्रांग होगा, और जहां कम होगी, जैसे यहाँ इतने ही एरिया में 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ इतनी एरिया में मात्र एक आधी है। अरे बस समझ में। यस सर। तो इस तरीके Yes, से sir. फील्ड लाइंस पे भी वो डिपेंड करता है। आप जब थोड़े और बड़े हो जाओगे तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आएगी एक आध साल बाद। अब देखते हैं बेटा कि यह जो मैग्नेटिज्म है ये केवल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट में ही नहीं है, आपके हमारे लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर भी मैग्नेटाइजिंग पावर है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो कैसे प्रोड्यूस होती है? तो और सब एनिमल्स के लिए तो हमें जानना जरूरी नहीं है, बट अपने बॉडी के बारे में तो हमें जानना ही पड़ेगा। क्या हमारे बॉडी के अंदर मीन्स क्या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्या उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है क्या हमारे अंदर भी क्या कोई मैग्नेट पड़ा हुआ है क्या? तो इन सारी चीजों को भी जानना पड़ेगा। तो एक टॉपिक आप इसके बाद इसको समझो, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग या ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हैं। ह्यूमन बॉडी ही कही, बींग मत कही। हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिज्म है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, इस चीज को कैसे हम जानें? थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल सवाल है कि हम कैसे इस चीज को आइडेंटिफाई करें। आप थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बायो की तरफ। आप हम जो कुछ भी एनर्जी गेन करने के लिए जो कुछ भी लेते हैं, चाहे हम भोजन लेते हैं या जो कुछ भी, तो वो हमारे बॉडी में जाकर के क्या होता है, डिकम्पोज होता है, टूटता है, और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जब टूटता है तो एक तरह के आयंस बनते हैं। आयन समझते हो? जैसे ये आपका साल्ट है, क्या है? NaCl साल्ट है। तो जब ये टूटेगा तो Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। तो बेटा इसको बोलते हैं आयंस। क्या कहते हैं? आयंस। ये पॉजिटिव आयंस है और ये आपका नेगेटिव आयंस। तो आयन क्या है? ये चार्ज पार्टिकल है, इन पे चार्ज होता है। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि दिस पार्टिकल्स हैज समथिंग चार्ज, उसके ऊपर थोड़ा बहुत कोई चार्ज है। और चार्ज जब फ्लो करेगा, चार्ज जब इधर उधर मूव करेगा, एक तरह की करंट प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रही बात? अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में जो पढ़ते हो, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुन लोगे तो फिर बुक में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मैं क्या बता रहा हूं भाई, करंट क्या है? क्या बेटा? हेलो, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज सर। हाँ सुनिए, जैसे मान लो किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रही है, तो करंट इज व्हाट? अ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी कंडक्टिव वायर से अगर चार्ज रेगुलर फ्लो कर रहा है तो उसे आप क्या कहते हो कि करंट फ्लो हो रही है। तो चार्ज का फ्लो होना ही तो करंट है। अब वो चाहे जिस तरह का चार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना फ्लो हो रहे हो, चाहे प्रोटॉन ही क्यों ना फ्लो हो रहे हो, या फिर चाहे हीलियम के न्यूक्लियस ही क्यों ना फ्लो हो रहे हो, कोई भी चार्ज जब फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगी। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ये जो कुछ भी मतलब हम खाते पीते हैं, जो डाइजेस्ट जब होता है तो वहां पे कुछ आयंस बनते हैं, और वो आयंस भी मूव करते हैं हमारी वेन्स के माध्यम से, हमारे नसों के माध्यम से। वो आयन क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। और आयंस क्या है? तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव, यानी कि वो भी चार्ज पार्टिकल्स। तो वे जब मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो हमारे बॉडी में भी एक आयनिक करेंट, कैसी करेंट? आयनिक करंट फ्लो होती है। ह्यूमन बॉडीज के अंदर
आयनिक करंट प्रोड्यूस होती है। और आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या चीज पढ़ा है कि अगर कोई करंट फ्लो हो रही है किसी वायर से तो अपने अराउंड वह एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, डेफिनेटली करेगी। तो यदि हमारे बॉडी के अंदर भी वेन्स में जब आयनिक करंट अगर फ्लो हो रही है तो क्या ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे? करेंगी। तो हमारे मतलब बॉडी के अंदर भी उन वेन्स के चारों तरफ एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती रहती है और उसी को हम लोग मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी के नेम से जानते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे बॉडी पूरा हेड से लेकर के फुट तक क्या पूरे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड है? तो है तो, लेकिन उस बॉडी के कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड को के लिए ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, जैसे हाथ से लेके हाथ, पैर, स्टमक और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे, चेस्ट हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, मतलब ढेर सारे। तो ये सारे इक्वली सेंसिटिव नहीं है। उसमें दो बॉडी ऑर्गन्स हमारे ऐसे हैं, एक है आपका हार्ट और सेकंड वन ब्रेन। ये हार्ट एंड ब्रेन, ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इस मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है किसके कारण, ड्यू टू आयनिक करंट, उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, तो अब इसके बेसिस पे, हाँ हेलो, तो इसके बेसिस पे कुछ ऐसी टेक्निक फॉलो की गई है, कुछ ऐसी टेक्निक डेवलप की गई है कि जो इस मैग्नेटिक इफेक्ट को, यानी जो शरीर के अंदर पैदा हो रहा है, जो हमारे हार्ट और ब्रेन जिसके लिए ज्यादा सेंसिटिव है, उस टेक्निक के हेल्प से हमें कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस मिल सके, कुछ ऐसे हमें मतलब जानकारी मिल सके जिसको हम मेडिकल फील्ड में उसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज कर सके। आप सभी ने सुना होगा कि जब भी कोई क्रिटिकल डिजीज होती है किसी को, मान लीजिए किसी का ब्रेन हेमरेजी है, किसी का हार्ट में ही कोई बहुत बड़ा ट्रबल है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि एक आप MRI टेस्ट करा के लाओ। कहता है या नहीं? कहता है सर। वो बोलता है कि आप एक MRI टेस्ट करा लो। अब ये MRI टेस्ट क्या करता है भाई? हमने बहुत सारे टेस्ट का नाम सुना है, जिसमें ब्लड टेस्ट से लेकर के जो CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह। अब एक नया टेस्ट आ गया MRI का। तो MRI टेस्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हमारे बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म आ रहा है या जो डेवलप हो रहा है, उसी पे ये वर्क करता है। और ये करता क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सर। हाँ, मैग्नेटिक, और ये है आपका रेजोनेंस इमेजिंग। और इमेजिंग का मतलब उसका इमेज फाइंड करना, उसका एक पिक्चर प्राप्त करना। और मैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिज्म पर बेस्ड हो, जो मैग्नेटिक इफेक्ट के द्वारा शो होता हो। और रेजोनेंस का मतलब होता है एक तरह का जैसे जो फिनोमिना जो भी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, उसका एक बड़ा, एक कह सकते हैं एक मॉड्यूलेटेड फॉर्म। मॉड्यूलेटेड भी नया वर्ड आ गया, जैसे जिसको बड़ा रूप करके जो है उसका पिक्चर पे दिखाया जाए। ठीक है, जैसे हमारे दिमाग में जैसे किसी तरह का वाइब्रेशन ही है, तो उस वाइब्रेशन को हम ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, और जब बड़ा रूप में, जब मॉड्यूलेटेड फॉर्म में, जब वो पिक्चर के रूप में जब आएगा, तो उसको डॉक्टर आसानी से समझ लेगा। अरे बात समझ में? तो इस MRI सिस्टम क्या है, तो ये टेक्निक है, ये एक ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम अपने हार्ट या ब्रेन का एक रेजोनेंस इमेज फाइंड कर सकते हैं, और फिर डॉक्टर अपना डायग्नोसिस उसके बेसिस पे। सर रेजोनेंस का मीनिंग क्या हो सकता है? रेजोनेंस का बेटा एक्चुअल हिंदी जो होती है उसको बोलते हैं अनुनाद। अब आप बोलोगे कि ये तो और टेढ़ा वर्ड आ गया, तो आप सिर्फ इतना जानो कि किसी भी चीज को, किसी फिनोमिना को, किसी मतलब जैसे कोई भी चीज चेंजेस हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उसका बड़े रूप में
पिक्चराइज करना, उसको मॉड्यूलेट करना, उसको बड़ा रूप देना। जैसे कोई वाइब्रेशन ही है तो छोटे वाइब्रेशन को बड़ा वाइब्रेशन बनाना। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहा है इतने 1 मिलीमीटर के रेंज में, और हम उसको जो है बड़ा करके 10 मिलीमीटर का रेंज बना लें, तो वही कहलाएगा हमारा रेजोनेंस। अरे बस समझ में। मान लीजिए किसी के ब्रेन के अंदर कैंसरस सेल्स हैं जो कैंसर से प्रभावित हैं, तो ऐसे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उसका मॉड्यूलेटेड बड़ा पिक्चर फॉर्मेट अगर रेजोनेंस फॉर्म अगर दिख जाएगा तो डॉक्टर समझ जाएगा कि ये उसमें दिक्कत है, तो अपना आगे जो भी ट्रीटमेंट करना होगा करेगा। तो ये हमारा किस पे डिपेंड है? हार्मफुल भी होता होगा एमआरआई ना? एमआरआई तो देखिए जितने भी इस तरह के मतलब टेस्ट हैं, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, इवन एक्सरेज हो, एमआरआई हो, डेफिनेटली इनसे हमारी कुछ सेल्स अफेक्ट तो होती ही हैं। तो कम से कम इनसे बचना चाहिए, कम से कम कराना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरह की दिक्कत है तो कराना भी चाहिए। ठीक है? यस सर, करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट था उसको भी आपने देखा। इसमें कुछ अलग से एमआरआई का एब्रिविएशन आप याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ देता है, और ये भी पूछ देता है कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल द एमआरआई टेक्निक वर्क्स। किस पे करेगा? तो आप बताओगे द मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। एक और भी चीज बेटा थोड़ा जान लो, जब हमने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर भी मैग्नेटाइजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, यानी कि वो किस तरह का, क्या नेचुरल मैग्नेट है? नहीं, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे शरीर के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। क्यों? क्योंकि हमने आयनिक करंट के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन अभी किया है ना। तो जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड है तो कैसा मैग्नेटिज्म होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चलो ये टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया। इनमें कुछ भी न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम कम ले रहा है। इसके बाद अब आपको वीडियो सर। हाँ बोलो सर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दिए। अभी तो बेटा बाद में आएगा, ये अभी अगले टॉपिक में आएगा। बहुत बाद में आएगा सर, बहुत बाद में। नहीं, बहुत बाद में नहीं आएगा। अभी जब आपको मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का जिक्र जब करूंगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रिक्वायर्ड है। मींस सर। हाँ बोलो बेटा, बोलो भी। सर ये बहुत में तो नहीं है, सोलेनॉइड के बाद तो यही टॉपिक है। सोलेनाइड के बाद में क्या है? यही टॉपिक है सर, फ्लेमिंग ऑफ लेफ्ट हैंड। इसमें जो पढ़ा है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो दिया ही नहीं हम लोग को। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर बुक में जो कुछ भी दिया है केवल अगर वही पढ़ना है तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? तब तो तुम लोग खुद ही नहीं पढ़ लोगे। यस सर। और ये मत सोचो कि ये मत पढ़ना चाहिए। ये मत सोचो मैं आपको फालतू बता रहा हूँ या उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर केवल इन बुक्स को पढ़ करके अगर किसी कंपटीशन को, किसी एग्जाम में अगर बहुत अच्छे नंबर आ जाते तो बुक्स तो हर लड़का हर बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है? सारे फिर नहीं टॉप कर जाते। तो कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ा सा तो आपको आगे निकलना ही पड़ेगा। खैर उसको दिमाग से आप निकालो, जितना मैं बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से बस देखते समझ। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और भी बताना। हाँ सर, हम लोग फिजिकली कहीं मैग्नेटिक फील्ड को अपने बॉडी में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत वीक होती है ना।
बॉडी के अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है यस सर। वो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मतलब माइक्रो लेवल की कह लीजिए, इतनी वीक होती है कि उसको रियलाइज नहीं किया जा सकता। उसको रियलाइज करने के लिए भी एक हमें एडवांस टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। जो एमआरआई टेक्निक जो है वो उस मैग्नेटिज्म को भी यस रीड कर पा रहा है। जनरली जैसे मान लीजिए कि अब आप कहोगे कि एक मैग्नेट है वो आयरन नेल को अपनी तरफ खींच रही है, तो हम क्यों नहीं खींच रहे हैं, यही ना। तो हम नहीं खींच सकते क्योंकि हमारे अंदर जो मैग्नेटाइजिंग है वो बहुत ही वीक लेवल का है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको मेज पर रखी हुई आयरन नेल को हम अपनी तरफ खींच, लेकिन है, ठीक है। इग्नोरेबल है लेकिन है। अब उसको हम दूसरे टेक्निक से उसको हम समझ पाते हैं या उससे कुछ चीजें हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा। टाइम तो आज ओवर हो चुका है, बस मुझे लगता है 1 आध मिनट बचा होगा। आप ये, हाँ बोलो। सर जो मैग्नेटिज्म इन बॉडी बताएं उसको एक बार ओरल में रिपीट कर दीजिए। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा आपको नहीं जानना है, सिर्फ आप ये समझो कि ड्यू टू आयनिक करेंट्स, आप ऐसे जानो, ड्यू टू आयनिक करेंट इन आवर बॉडी, ड्यू टू आयनिक करेंट इन आवर बॉडी also behave like a electromagnet, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बिहेव करती है। अब उसमें क्या है, the two organs our heart and brain are more sensitive for this electromagnetism, जो हमारा हार्ट और ब्रेन है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। द टेक्निक ऑफ MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज बेस्ड ऑन दिस मैग्नेटिज्म इन आवर ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म है उसी पर बेस्ड आपका MRI टेक्निक है, ठीक है। और MRI टेक्निक का पिक्चर है, उसका एब्रिविएशन याद रखिए, इस पर और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सर जो बॉडी में आयनिक करंट होता है ना, हाँ हाँ होता है, तब बताए ना, मतलब प्रोड्यूस होता है वही नहीं समझ में। आप ऐसे समझो कि करंट कब फ्लो होती है, जब चार्ज फ्लो होता है। अच्छा, चार्ज अगर आयंस के रूप में है, जैसे मैंने अभी सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया, तो जो भी आयंस होते हैं ये चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर भी ये चार्ज पार्टिकल्स यानी कि ये आयंस वेन्स के थ्रू क्या होते रहते हैं, मूवेबल हैं, फ्लो होते रहते हैं। या फिर एक चीज और भी समझो, जैसे अभी तुमने कहा ना कि किसी बच्चे ने अभी कहा था कि क्या हम इसको रियलाइज कर सकते हैं, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आप जहां पे भी हो, मेज पर कोई चीज आपकी रखी हुई है, ठंडी गर्म कोई भी चीज है। अब जब उसको आप टच करते हो, ये तो आपको पता है कि हमारे पूरे इंटायर बॉडी में वेन्स जो है हर जगह है, चाहे वो फिंगर्स में या फिर बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो जब आप किसी चीज को टच करते हो, तो जब टच करते हो तो एक तरह का सेंसेशन आपको फील होता है, आपके ब्रेन को ये समझ में आता है कि आपने जिस चीज को टच किया है वो हॉट है, कोल्ड है, या फिर मतलब किस तरह की है, आपको एक सेंस मिलता है कि नहीं उसका। तो आप सोचो कि वो सेंस कैसे मिलता है। तो आपने जैसे किसी भी पार्टिकल्स को या किसी भी थिंग्स को आपने टच किया, तो उस टच होने वाले बॉडी पार्ट्स से लेकर के वेन्स जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हुआ, अफेक्ट किया, और वो वहां से मैसेज डिलीवर किया किसको, आपके ब्रेन को। और उसी मैग्नेटिक कंट्रोल के कारण ही, वो आयनिक करंट के कारण ही वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ। उसी से आपका ब्रेन जो है उस चीज को समझ पाया कि जिस चीज को आपने टच किया है वो किस तरह की है, वो क्या है, हॉट है, कूल है, या फिर आपको आपके लिए